हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के 17th बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हमारा पर्पस इस टेस्ट सीरीज़ का अच्छे से एनालिसिस करके हमारी तैयारी को और बेहतर करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन समाचारों में चर्चित मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा और तुंगभद्रा, दूसरा है महानदी और हसदेव, तीसरा है गोदावरी और इंद्रावती और चौथा नंबर है कावेरी और अर्कावती। तो यदि आप इस करंट में देखा होगा आपने इस क्वेश्चन को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कावेरी और अर्कावती। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कर्नाटक के रामगढ़ जिले में कनकपुरा के निकट स्थित मेकेदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये मेकेदातु परियोजना कहाँ पे, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक तरफ परियोजना का नाम और एक तरफ उस राज्य का नाम दिया जाए, तो मेकेदातु परियोजना जो है वो कर्नाटक राज्य में है। इसके अंतर्गत जल स्तर को प्रबंधित करने के लिए जलाशय का निर्माण शामिल है। मेकेदातु, जिसका अर्थ है बकरी की छलांग, ठीक है, एक गॉर्ज एक प्रकार का, जो कि कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेंगलोर और पड़ोसी क्षेत्रों में कुल 4.75 टीएमसी पेयजल उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करना। तो मेकेदातु परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? तो ये नदी है कावेरी और उसकी सहायक नदी का नाम क्या है? अर्कावती, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका मेकेदातु परियोजना प्रोजेक्ट का यहाँ पे हल्का सा डायग्राम है। ये आपकी मेकेदातु व्यू पॉइंट है, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि रिजर्व एम टू इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलोर एंड उसके आसपास के एरिया में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। दूसरा, यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तीसरा, इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यदि एनालिसिस की बात की जाए, तो ये भारत में खुदरा और भुगतान निपटान प्रणाली के संचालन का एक छत्र संगठन है, तो ये कथन सही है। ये 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा बनाया गया था, ये कथन भी सही है। तीसरा, इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम जो है 2013, उसकी धारा जो 8 है वो गैर लाभकारी कंपनी से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए तीनों कथन सही हो जाएंगे। यदि इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, यह भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक और इंडिया बैंक एसोसिएशन की एक पहल के रूप में इसको शुरू किया गया था। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 10 कोर प्रमोटर बैंक जो है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कोर प्रमोटर बैंक में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। 3-4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल, कि लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा देश? तो यहाँ पे ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। तो जो लिथियम त्रिभुज है, यदि आपने न्यूज़ फॉलो की हो, तो जो दक्षिण अमेरिका के देश है, दक्षिण अमेरिका का मैप है, यहाँ पर जो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया का एक ट्रायंगल बनता है, जिसको बोलते हैं लिथियम त्रिभुज या लिथियम ट्रायंगल। इसमें पराग्वे शामिल नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लिथियम, जिसे चार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ सकते हैं कि वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? लिथियम को कहा जाता है। यह भंडार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूल के सौर वाष्पीकरण के माध्यम से अथवा अयस्क की हार्ड रॉक से निष्कर्षण भी किया जाता है।
अच्छा, इसका उपयोग जो है वो लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, लैपटॉप में, मोबाइल में आदि बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लिक प्रतिक्रियाओं में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका उपयोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। उनकी क्षमता में सुधार करके उसके हल्का बनाया जाता है। अब जैसे आपका ये है चिली, यहाँ पे है अर्जेंटीना, यहाँ पे है बोलीविया, तो ये लिथियम ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पे बोलीविया की एक इम्पोर्टेंट लेक भी है जिसका नाम है उयुनी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यदि बात की जाए भारत के संदर्भ में तो इसमें लिखा गया है कि दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में भी एक छोटे से हिस्से में इस लिथियम भंडार का पता चला है। एक वैश्विक लिथियम भंडार जो है वो चिली के ऑस्ट्रेलिया प्रांत के रिजर्व में भी शीर्ष देश पर है। तो वैश्विक लिथियम भंडार में चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना लिथियम भंडार के शीर्ष पर है। लिथियम त्रिभुज चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया हम देख चुके हैं। अब यदि बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यह भारत का एक मिनी रत्न उद्यम है। ठीक है, तो ये कथन अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भारत का एक नवरत्न श्रेणी का उद्यम है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। ठीक है, तो यदि बात की जाए तो ये विद्युत मंत्रालय के अधीन नहीं आता, क्योंकि ये अक्षय ऊर्जा से संबंधित है और अक्षय ऊर्जा के लिए हमारे यहाँ पे एक अलग मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा था, तो आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इरडा के बारे में। भारत सरकार की एक नवरत्न श्रेणी का उद्यम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इरडा एक पब्लिक लिमिटेड लोक उपक्रम है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में प्रारंभ किया गया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFI के रूप में शुरू किया गया था, जो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और उसके विस्तार हेतु कार्यरत है। ठीक है, इरडा का आदर्श वाक्य क्या है, सदैव ऊर्जा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे 4 ऑप्शन देके पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों एवं ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और उसे विस्तार के लिए कार्यरत है, तो आपसे इस हिस्से को लेकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इरडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ और आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है यह डिक्लेरेशन आघात सह विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। तो यदि आपने करंट को थोड़ा सा भी फॉलो किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम आएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के साथ उन्होंने आर्थिक साझेदारी करके अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की थी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी को US-UK आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य वर्तमान युग की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए दोनों देशों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को अनुकूलित और सुदृढ़ और पुनर्कलित करना था। इस डिक्लेरेशन के साथ दोनों राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने में सुदृढ़ हुए। अटलांटिक डिक्लेरेशन आघात सह विविध सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। तो इसमें आपसे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक वो सिंपल पूछ सकता है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन किन देशों के बीच हुई, और आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे वो दे देगा भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे, इस टाइप से कुछ भी बना देगा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और दूसरा ये बन सकता है कि हाल ही चर्चा में रही अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन एक आघात सह विविध सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित रणनीतिक निर्भरता को कम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो साझा विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और समुदाय के उत्थान हेतु ऊर्जा परिवर्तन व तकनीकी सफलताओं का लाभ उठाना है। आगे छठा क्वेश्चन है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया
है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव के साथ में। तो यदि बात की जाए भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा दल के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण था, जो 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबतिया में आयोजित किया गया। तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि एक्वेरिन किसके बीच हुआ रहता है, तो मालदीव और भारत के बीच होता है। इसका 12वां संस्करण था हाल ही में, और ये उत्तराखंड के चौबतिया में आयोजित किया गया था। भारत और मालदीव में क्रमिक रूप से आयोजित होने वाले इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनिवार्य रूप से एनकाउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के समन्वय में सुधार करना है। मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए संयुक्त अभियान चलाना है। मालदीव श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह 1200 छोटे प्रवाल द्वीपों का एक एटॉल समूहीकृत देश है। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी अधिकांश आबादी जो है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। दिवेही यहाँ की आधिकारिक भाषा है, साथ ही अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। तो आधिकारिक भाषा का नाम दिवेही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान ने की थी। ठीक है, ईरान ने ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से गमन करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के संबंध में दावा किया है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव जारी रहता है। ईरान के राज्य टेलीविज़न विजन के अनुसार फारसी भाषा में फतह या विजेता नाम की मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो कम से कम 5 मैक की गति से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की गति क्या है, ध्वनि की गति से 5 गुना होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा MV एक्सप्रेस। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जो है वो MV एक्सप्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में चेन्नई स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जो क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकार को प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। MV एक्सप्रेस जो है वो 3 श्रीलंकाई बंदरगाहों के लिए रवाना हुआ। एक है हम्बनटोटा, एक है त्रिंकोमाली, एक है कांके संतुरेई। ठीक है, MV गंगा विलास लग्जरी क्रूज द्वारा 5 भारतीय राज्यों के साथ बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से 3200 किलोमीटर से अधिक यात्रा की है। इसके तहत भारत के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। ये MV गंगा विलास की बातचीत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MV गंगा विलास क्या है। मतलब इसमें एक ऑप्शन जो था MV गंगा भी था, तो उसका संबंध किससे, उसने बांग्लादेश का जो दौरा किया था। ठीक है, और नदी प्रणाली का दौरा किया था, जिसमें विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका जैसे प्रमुख शहर शामिल थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो MV गंगा है इसका संबंध किसके देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। और यदि पूछे कि MV एक्सप्रेस की यदि बात की जाए तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, उसका संबंध हो जाएगा श्रीलंका से। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो पोषण से संबंधित ट्रैकर का संबंध है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों पर 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। यह ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों को डिजिटाइज और स्वचालित करके कुशल बनाता है। ठीक है, कामगारों को उनके काम में सहयोग देने के लिए गवर्नमेंट जेम के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। पोषण ऐप प्रवासी श्रमिकों को मोबाइल फ़ोन पर पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके अपने संबंधित स्थान से नर्सरी तक पहुंचने की अनुमति देता है। पहला तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, और दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर नियंत्रण और उसमें एक तरीके से उसे पूरी तरह से डिजिटाइज करना और स्वचालित करके कुशल बनाना है। ठीक है, ताकि जैसे कोई भी आप
हेल्प मांगते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा ज़ोमेटो वगैरह पे या स्विगी वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि उस पर एक हैंडलर काम करता है जो कि आपको जानकारी प्रदान करता है, तो वो एक प्रकार का एआई चैटबॉट होता है। तो उसी प्रकार का इसमें भी किए जाने का प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MC-9V सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की? इजराइल, रूस, USA और फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, USA। इसमें बताया है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की खरीदी को स्वीकृति दे दी। तो हमने कितने मंगवाए हैं? 31 मंगवाए हैं। इन उन्नत ड्रोनों के अधिग्रहण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो भारत की निगरानी की क्षमताओं को बढ़ाना और अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना है। ठीक है, MQ-9V ड्रोन MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है जिसका उपयोग काबुल में अल कायदा नेता अयान अल जवाहिरी को मारने वाली हेल फायर मिसाइल के संशोधित संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया था। MQ-9V के दो वेरिएंट स्काई गार्जियन और इसका सिबलिंग सी गार्जियन है। भारतीय नौसेना वर्ष 2020 से MQ-9V सी गार्जियन का संचालन कर रही है। यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य करता है। ठीक है, 40,000 फीट तक काम कर सकता है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्र में व्यापक निगरानी की जा सकती है। इस प्रेडेटर की 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता भी है। MQ-9V ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, डिटेक्ट एंड एवॉइड सिस्टम, एंटी स्पूफिंग, GPS, एन्क्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से भी लैस है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही पूछा है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है। तो बिल्कुल, यदि अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हम इस करेंसी का उपयोग कर सकें, तो ये कथन सही है। दूसरा, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था के समर्थन पर केंद्रित है। तो बिल्कुल, जब रुपये की डिमांड रहेगी, क्योंकि यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब क्या है, इसके कारण क्या होगा, रुपया की जो होगी आपकी डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के कारण रुपये की जो होगी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उससे अधिमूल्यन, इसके मूल्य का अधिमूल्यन होगा। इसका मतलब है कि जहाँ अभी $1 में 80 रुपये आ जाते हैं, तो अधिमूल्यन के बाद क्या हो जाएगा, हो सकता है वो 60 आ जाए, 70 आ जाए, और उसमें स्थिरता रहेगी। अभी क्या होता है कि रुपया जो होता है उसकी वैल्यू काफ़ी चेंज ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका पूरा जो मूल्य है वो डॉलर से संबंधित होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण के बाद हम दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करेंगे वो रुपये में करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार विनिमयन में स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ाना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात के व्यापार में रुपये को बढ़ावा देना और चालू खाता विनिमय के बाद पूंजी खाता विनिमय में इसका उपयोग करना शामिल है। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो चालू खाता है उसमें हमारे यहाँ पर और पूंजी खाते में कितने विनिमय है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या होंगे? रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का पहला लाभ है मुद्रा का अधिमूल्यन। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये की मांग में सुधार होगा, जो हम चर्चा कर चुके हैं। इससे भारत के साथ काम करने वाले व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ सकती है और विनिमय की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, विनिमय दर की अस्थिरता में भी कमी आएगी। जब किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो उसकी विनिमय दर स्थिर हो जाती है और वैश्विक बाजार में मुद्रा की बढ़ती मांग अस्थिरता को कम करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में अधिक पूर्वानुमति और विश्वसनीयता भी प्राप्त होती है। भू राजनीतिक लाभ, रुपये का अंतर्राष्ट्रीय भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा देगा। यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को भी सुविधाजनक बनाएगा। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? पहला है सीमित अंतर्राष्ट्रीय मांग, क्योंकि वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की देनगी की औसत जो हिस्सेदारी है वो केवल कितनी है, 1.6% के आसपास है, जबकि वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 2% है। मतलब भारत अपने जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात किया जाता है वस्तुओं का, उसमें भारत की भागीदारी 2% है व्यापार में, लेकिन रुपये की मांग केवल 1.6% के आसपास की है, तो ये बहुत ही कम है। परिवर्तनीयता से संबंधित चिंता भी है, क्योंकि रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि पूंजी विनिमय जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए इसकी परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध है।
यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में व्यापक उपयोग को प्रतिबंधित करता है। मतलब एक होता है हमारे यहाँ पे विनिमय दर में, एक होता है चालू खाते की परिवर्तनीयता, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पूर्णतः है, आपको 100% चालू खाते में परिवर्तनीयता मिल जाएगी। लेकिन पूंजी खाते की जो परिवर्तनीयता है वो 60% के आसपास है। मतलब यदि आप 100 रुपये लेके आते हैं तो आपको उस पर 60 रुपये ही मिलेंगे परिवर्तनीय होंगे, ठीक है। तो लगातार मांग की जा रही है कि पूंजी खाते में भी 100% परिवर्तनीयता लागू हो जानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? भारत, चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक विकसित देश है, ठीक है। और ग्लोबल साउथ में जो है वो विकासशील देशों का एक समूह है। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित और अविकसित के रूप में जाना जाता है। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल साउथ क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विकासशील, कम विकसित और अविकसित देशों का एक समूह है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में स्थित है। ग्लोबल साउथ शब्द को पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन की स्थितियों को लेकर चुनौती है। ग्लोबल नॉर्थ अधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, यूरोप में स्थित है। इनमें ओशियाना के जगहों के नए देश भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ नॉर्थ का एक हिस्सा है। तो ये आपकी एक चेन है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहे हैं, ग्लोबल साउथ की हिस्सा है। ये आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ब्रेडेंट लाइन जिसे कहते हैं, ये विकसित और विकासित देशों के बीच की लाइन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में। इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की सिफारिश करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तीसरा लिखा गया है कि यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि राज्यसभा के जो उपसभापति होता है वो इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो जैसे ये गलत होता है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का वैधानिक निकाय है जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से की गई, 12 अक्टूबर 1993 को की गई। आगे इसमें बताया गया है कि अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भी संशोधित किया गया है। इसे पेरिस सिद्धांत के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पेरिस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो पेरिस सिद्धांत का संबंध किससे है? मानवाधिकार से संबंधित है, ठीक है, यार ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे इसकी संरचना की चर्चा की गई है। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 1+5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, और 7 मानद सदस्य होते हैं, यानी डीम्ड मेंबर होते हैं। तो 7 डीम्ड मेंबर, ठीक है, होते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आगे बताया गया इसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में। तो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो एक 6 सदस्यीय समिति के माध्यम से की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? प्रधान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इन कुछ ऑप्शन देखिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है राज्यसभा का सभापति, चौथे है संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, 2 मेंबर वो हो गए, और एक होता है केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसे हो गए 6 मेंबर। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं या फिर 70 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। आगे बताएगी इनकी भूमिका और कार्यों के बारे में। इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। आगे मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों और जांच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करता है। इसे घटना
होने के 1 वर्ष के भीतर इसकी जांच करने का अधिकार भी होता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि ये अपनी घटना के 1 वर्ष के भीतर जांच कर सकता है। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, इसकी सीमाएं हैं लेकिन कि आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता। सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके सीमित क्षेत्राधिकार है। और तीसरा है कि निजी पक्षों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले इस पे अधिकार के रूप में नहीं है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये करंट पे रहा था, ये बहुत ही चर्चा में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे किया गया था ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? ये नई दिल्ली में किया गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा गया है कि नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित कर वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों की प्रणालियों को बढ़ावा देना है। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जिसे सौर, पवन, हाइड्रो, बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह हाइड्रोजन का एकमात्र प्रकार है जिसका उत्पादन जलवायु तटस्थ तरीके से किया जाता है, जिससे वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जा सके। तो हाइड्रोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2050 तक नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। इसमें परिवहन, उद्योग, विद्युत, इमारत जैसे विभिन्न क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करके जलवायु परिवर्तन को कम करके वैश्विक प्रयासों का योगदान देने की बात की गई है। यह अतिरिक्त विद्युत भंडार और ज़रूरत पड़ने पर इसे जारी करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आंतरिकता को संतुलित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। इसे अन्य प्रकार के ऊर्जा वाहक जैसे अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक ईंधन में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आगे बताया गया कि भारत में हरित हाइड्रोजन की क्या स्थिति है फिलहाल में। तो देश ने 3.5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का विनिर्माण क्षमता स्थापित करने हेतु कार्य किया और 2030 तक प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य, ये पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की कम लागत के कारण भारत में हाइड्रोजन की लागत विश्व स्तर पर सबसे कम होने की उम्मीद है। भारत ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारत के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है, जिसका एक लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय गलत हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसका सही जवाब होगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि B6GA जो चर्चा में था वो क्या है? तो भारत 6G अलायंस इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ताजिकिस्तान के फेटचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। दूसरा, जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर इसके आंसर भी की बात करेंगे। यहाँ पे जानकारी मिलती है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो पॉइंट NJ9842 के उत्तर पूर्व में है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 1984 में भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। ठीक है, इसको ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत के नियंत्रण में लाया गया था। यदि बात की जाए सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। कहाँ से कैसे? जैसे उत्तर पश्चिम यहाँ से लेके ऐसे दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। इसका उद्गम इंदिरा कोल्ड पेस्ट में 6115 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इंदिरा कटक पर एक पोल है, ठीक है, ये ऊंचाई तक होता है। तजाकिस्तान के यंजकुलेम रेंज में स्थित फेटचेंको ग्लेशियर विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में संबंधित सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसके बाद सियाचिन का स्थान आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तजाकिस्तान का
स्वेटचेंको ग्लेशियर जो है वो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे लंबा ग्लेशियर है। उसके बाद किसका नाम आता है? सियाचिन का आता है। सियाचिन ग्लेशियर उस जल निकासी का विभाजन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है जो काराकोरम के व्यापक हिमाच्छादित हिस्से में यूरेशियन प्लेट को भारतीय महाद्वीप प्लेट से अलग करता है, जिसे कभी कभी तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। जास्कर नदी ऊपरी सिंधु जलग्रहण क्षेत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभुत्व वाले उच्च हिमालय से उत्तर की ओर बहते हुए लद्दाख में शुष्क पश्चिमी पवनों से प्रभावित अत्यधिक वलित और स्थित जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है। डोडा और तसराफ लिंगती चूक के पदम में मिलने से जास्कर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नीमू में सिंध से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है क्या? नुब्रा नदी। ठीक है, और जास्कर नदी जो है वो जास्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, और आगे चलकर वो सिंधु से भी मिल जाती है। कहाँ पे? नीमू में मिलती है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जास्कर नदी नहीं, इसका यहाँ पे सही जवाब होगा नुब्रा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही समाचारों में लंबानी कला जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लंबानी कला ये बहुत ही फेमस कला है कर्नाटक की। ठीक है, तो लंबानी कला का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से है। इस कला की यदि बात की जाए तो इसमें क्या वो करते हैं, जैसे छोटे छोटे खराब ब्रश होते हैं ना, उनको जोड़कर एक प्रकार का अच्छा सुंदर पैटर्न बना लिया जाता है। और लंबानी कढ़ाई तकनीकी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के वस्त्र परंपरा के साथ समानता भी प्रदर्शित करती है। कर्नाटक के सुंदूर क्षेत्र की एक विशिष्ट कला है ये, और इसको 2010 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। तो इसको 2010 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो लंबानी कला का संबंध कहाँ किससे? लंबानी कला का संबंध है किससे? कर्नाटक से है। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम रिपोर्ट शुरू करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति। यदि जीरो एफआईआर की बात की जाए तो क्या होता है? एक ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन के द्वारा, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो, तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध, सबसे पहले ध्यान रखना संज्ञेय अपराध के बारे में मामला होना चाहिए। संज्ञेय अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है। इस स्तर पर कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए जीरो एफआईआर की जाती है जो संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। जीरो एफआईआर होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन नई एफआईआर दर्ज करने की जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराध से पीड़ित विशेषतः महिला बच्चों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाए बिना शीघ्र और आसानी से शिकायत दर्ज करना है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज करने में विलंब के कारण साक्ष्य गवाह खो न जाए या उसके साथ छेड़छाड़ न हो जाए, इसलिए शिकायत की जाती है। इसे संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहां अपराध हुआ था उसकी जांच वही करते हैं। जीरो एफआईआर का कानूनी आधार क्या है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश के बाद, जिसका गठन 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद हुआ था। जीरो एफआईआर के प्रावधान को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों में भी समर्थन प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब सूचना से किसी संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है तो एफआईआर जीरो दर्ज कर लेनी चाहिए। वहीं सतविंदर कौर बनाम राज्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी माना कि महिला को घटना के स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। तो सतविंदर मामला और एक और मामला कौन सा पड़ा? ललिता कुमारी मामला। ये दोनों ही संबंध जीरो एफआईआर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत के वैश्विक व्यापार के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा मिलती है तथा ये देखा जाता है कि देश के क्षेत्र विशिष्ट निर्यात प्रदर्शन का अवलोकन किस प्रकार का है। ठीक है, यदि 2022 के सूचकांक की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा। उसके बाद किसका स्थान आता है? उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद आता है कर्नाटक का स्थान आता है। ठीक है, और यदि बात की जाए तो गुजरात को चौथे स्थान पर रखा गया है।
ये सामान्य राज्यों की श्रेणी है। यदि आपसे पूछे पहाड़ी राज्यों के बारे में, तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष पर प्राप्त किया है स्थान, ठीक है। और भू आबद्ध क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। जी, भू आबद्ध मतलब जो सीमा समुद्र से नहीं बांधते, तो ऐसे राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद केंद्र शासित या यूटी की बात की जाए तो यूटी में गोवा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कास पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है जो चर्चा में रहा था। तो कास पठार कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि कास पठार बहुत ही फेमस पठार है महाराष्ट्र का। इसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो कास पठार है ये 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सम्मिलित किया गया है, नामित किया गया है। ये विविध मौसमी वन्य फूलों और अद्वितीय तितलियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। 10 वर्ग किलोमीटर में एक प्रकार से विस्तृत है ये, और फूलों की 850 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर जैसे आर्किड प्रजातियाँ वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कास पठार कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन है कि बिहार शतरंज संघ के द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसमें ऑप्शन है जानवी, मोहिनी, त्रिशा और सुप्रज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा मोहिनी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन है सोनी चौधरी, मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा और दीपाली किशोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनी चौधरी को दिया गया। बिहार के युवा राष्ट्रीय कल्याण परिषद के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने पटना में, तो आपको एक और चीज़ पता चल गई कि राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो वो है विश्व मोहन चौधरी। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा रहता है कि इससे हम एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और तैयार किए जा सकते हैं। तो विश्व युवा कल्याण परिषद के अध्यक्ष के बारे में पता चल गया, ये है विश्व मोहन चौधरी। ने पटना में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के दरभंगा जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को उनके उत्कृष्ट गायन के लिए बिहार रत्न पुरस्कार दिया। सोनी चौधरी को इससे पहले मूल्यांकन और निष्पादन परिषद, जो है असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रिसिएशन काउंसिल इन न्यू दिल्ली, के द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022 भी मिल चुका है। साथ ही साथ उन्हें बेहतर गायन के लिए दतिया गुरुकुल मध्य प्रदेश के द्वारा जो दिया जाता है सुर मधुकर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए पटना, पूर्वी चंपारण, नालंदा और मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को यदि देखें तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रेड क्रॉस सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने मुजफ्फर जिले में कंपनी बाग में ब्लड बैंक स्थापित करने की बात की। यह ब्लड बैंक बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। यह ब्लड सेपरेशन मशीन भी लगाई जाएगी इसमें, जिससे लाल रक्त कणिकाओं वाला रक्त न होने की समस्या से भी जूझा जा सकेगा। यह ब्लड बैंक रेड क्रॉस के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित होगा, जहां मरीजों के लिए 24 घंटे रक्त की सुविधाएं रहेगी। रेड क्रॉस राज्य के मोतीपुर में प्रसूति केंद्र का निर्माण भी कर रहा है और गर्भवती महिलाओं को स्पेशलिस्ट अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेड क्रॉस इस केंद्र की सारी व्यवस्था करेगा। तो देखा जाए तो प्रसूति केंद्र कहाँ बना रहा है, मोतीपुर में, और सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, लखीसराय जिले में साल भंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पाल काल, मगध काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो साल भंजिका मोक्ष देवी जो है ये इतिहास में बहुत बार मिलता है, लिखा हुआ भी है कि ये संबंधित है कुषाण काल से। यहाँ बताया गया है कि लखीमपुर जिले के चानन प्रखंड स्थित क्यूल नदी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूल नदी कहाँ पर है, तो लखीमसराय जिले में है। यह मूर्ति कुषाण काल से जुड़ी हुई है। अष्ट धातु से निर्मित अद्भुत मूर्ति है। इस मूर्ति में साल भंजिका मोक्ष देवी को दर्शाया गया है, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और बौद्ध धर्म के लोग इसे लोक देवी से पूजते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। दूसरा, लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। तीसरा, गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और उपरोक्त। तो यहाँ यदि सही कथन की बातचीत की जाए तो ये देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा
अस्पताल होगा, सेकंड लार्जेस्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो हड्डी का अस्पताल है वो कहाँ पे है, वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, जिसमें 400 बेड वाला अस्पताल है और जहाँ केवल हड्डी और रीढ़ की हड्डी के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ये जो बिहार में बनाया जा रहा है, ये पटना में बनाया जा रहा है और जयप्रकाश नारायण आर्थोपेडिक अस्पताल देश में दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल होगा। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं और काम का भविष्य जैसे विषयों पर इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थी सार्वभौमिक सुरक्षा और महिला और काम का भविष्य, महिला एंड वर्क। ठीक है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंट नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो थी हमारे भारत के राष्ट्रपति, उनके द्वारा गवई गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र में तैनात गायत्री कुमारी को 2023 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। गायत्री कुमारी को उनकी सेवा कार्यों को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है और उन्होंने परिवार नियोजन, टीकाकरण वगैरह में कोरोना योद्धा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग पेशेवरों को समाज में सराहनीय कार्य के लिए देता है। तो ये कब स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1973 में। कौन देता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। तो आपका पहला कथन गलत हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। कल्हण, बिल्हण, दारा शिकोह और अमीर खुसरो। तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हण की रचना है। इसमें भारत के ऐतिहासिक कालक्रम की जानकारी मिलती है। ठीक है, कालक्रम कब है, जैसे कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण ने 1148 में लिखा गया था। एक प्रकार का संस्कृत का एक पद्य है। ठीक है, इसमें कश्मीर क्षेत्र में आरंभिक समय से लेकर इसकी रचना की तिथि तक की जानकारी है। मतलब इसमें प्राचीन काल से लेकर इसकी रचना तक की, जब रचना हुई उस समय डेट टाइम तक की जानकारी इसमें है। राजतरंगिणी जिसे 7826 छंद हैं, 8 पुस्तकों में विभाजित है। ठीक है, पुस्तक 1 में कश्मीर के राजाओं के काल्पनिक विवरणों को दर्शाया गया है और प्रथम राजा गोनंद कृष्ण का प्रतिद्वंदी एवं हिंदू धर्म के समकालीन था। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखना है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, कल्हण की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिहार में राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ $295 मिलियन का एक समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्ग के उन्नयन के लिए उद्देश्य से $295 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना में सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ जलवायु आपदा प्रतिरोध संरचनाएं शामिल हैं। ये बिहार सरकार की सभी राज्य मार्गों को 2 लेन की चौड़ाई में मानकीकृत करने की एक पहल का समर्थन करता है, जिससे सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी। बेहतर सड़कें बिहार के आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण गतिविधि में रोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इस परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की महिलाओं को सड़क सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करना भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक क्षेत्र बनाया गया है। नंबर 2, इस योजना की अवधि 2022-23 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। तीसरा, इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो पहला देखते हैं जैविक कॉरिडोर योजना के बारे में। 13 जिलों में 20,000 एकड़ जमीन को पूर्ण रूप से जैविक बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानकों के रूप में होगी। तो पहला कथन सही हो गया। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीमसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा शामिल है, जो गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में शामिल है। यह पहल जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक कॉरिडोर को एकीकृत करती हुई सतत कृषि प्रथाओं के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य पर जोर देती है तथा किसानों को बुनियादी ढांचा प्रदान करके हानिकारक पदार्थों से जैविक कृषि की ओर उन्मुक्त होने के लिए बात करती है। जैविक कॉरिडोर की स्थापना 2025 तक बढ़ा दी गई है तथा पहले यह योजना 22-23 तक समाप्त होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण फिर इसको आगे बढ़ाया गया है। किसानों को पहले वर्ष में 11,500 रुपये प्रति एकड़ और दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष में
6,500 प्रति एकड़ के हिसाब से राशि मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आइसोलेशन बेन, रेफ्रिजरेटर बेन 75% की सब्सिडी दी जाएगी और सुगम बनाया जाएगा किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य मिल सके। तो यहाँ देखा जाए तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसको 2025 तक बढ़ाया गया है, 2030 नहीं किया गया है। और इस योजना के पहले साल में किसानों को प्रति एकड़ 11,500, बिल्कुल ये कथन भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बात की गई है बिहार की मलमास मिलेगी। इसमें पूछा गया है कि यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह शुभ कार्य नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ये 3 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है इसके दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा विवाह समारोह नहीं होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाना है? पूर्णिया, दरभंगा, राजगीर और दानापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। बिहार इस प्रकार के विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाला 6वां राज्य बन गया है, ठीक है। इससे पहले भारत के गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं वो खेल विश्वविद्यालय आरंभ कर चुके हैं। तो बिहार जो है ऐसा प्रथम राज्य नहीं है बल्कि ऐसा 6वां राज्य है। और किस राज्य में, राज्य के किस जिले में पहला स्थापित किया जा रहा है? तो राजगीर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? ऑप्शन 1 उपनिषद का, व्याकरण का, ब्राह्मण का या वेदांग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेदांग, क्योंकि वेदांग 6 होते हैं और ये 6 वेदांगों के नाम हैं। यहाँ पे लिखा गया है वेदांग को हिंदू धर्म के सहायक विषयों के रूप में विकसित किया गया था जो वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए थे। यह संभवतः वैदिक काल के अंत में है और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के आसपास के हैं। 6 वेदांग निम्नलिखित हैं। शिक्षा ध्वन्यात्मक उच्चारण और वैदिक पाठ के नियमों पर केंद्रित है। दूसरा है छंद जो काव्यात्मकता से संबंधित है। व्याकरण जो भाषाई विश्लेषण से संबंधित है। निरुक्त जो पुरातन शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या की खोज से संबंधित है। कल्प जो मानकीकृत वैदिक अनुष्ठान और संस्कार से संबंधित है। ज्योतिष जो समय निर्धारण और खगोल विज्ञान पर आधारित है। तो आप कभी ये क्या कर सकते हैं, जोड़ी मिलाने को भी दे सकता है। जैसे लिख दिया निरुक्त, तो निरुक्त के सामने क्या आएगा कि ये पुरातन शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्याओं से संबंधित है। और जो कल्प है वो मानकीकृत वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेद और ब्राह्मणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है? ऋग्वेद, तैत्तिरीय, यजुर्वेद, ऐत्रेयी, सामवेद, कौशिकी, अथर्ववेद, गोपथ। तो इसमें एक ही सही सुमेलित है जो है अथर्ववेद, और इसका सही जवाब हो जाएगा गोपथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब यदि इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाली ऋचाएँ शामिल हैं। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? देवताओं की स्तुति से। यजुर्वेद का संबंध किससे है? ये मंत्र और अनुष्ठान से संबंधित है। तीसरा है सामवेद। सामवेद का संबंध जो है अनुष्ठानों के दौरान जो ऋचाएँ शामिल होती थी, जो गीत गाए जाते थे, वो सामवेद में है। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें भजन, मंत्र, जाप शामिल है जो अक्सर रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में देवता की स्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद जो है मंत्र और अनुष्ठान से संबंधित है। सामवेद जो है वो अनुष्ठान के दौरान की गई ऋचाएँ से संबंधित है, ठीक है। और अथर्ववेद जो है वो भजन और तंत्र मंत्र और जाप से संबंधित है। प्रत्येक वेद से जुड़े ग्रंथ हैं जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ है जो वेदों में ऋचाओं की व्याख्या करते हैं और अनुष्ठान के लिए निर्देश देते थे। जैसे ऋग्वेद में है ऐत्रेयी और कौशिकी, ठीक है। तो ऐत्रेयी और कौशिकी। दूसरा है यजुर्वेद में है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद में है जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण। और अथर्ववेद में है गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऋग्वेद में अभी हमने देखा तो ऋग्वेद में ऐत्रेयी ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है और अभी हमने देखा था कि कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। और सामवेद में एक है जैमिनी और एक है छांदोग्य ब्राह्मण, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियों का उल्लेख है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका कुद्दक निकाय, ठीक है। जातक कहानियाँ बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों का वर्णन करती है और थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखना है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो थेरवाद से संबंधित है, ठीक है। वे सूत पिटक के कुद्दक निकाय में आते हैं जो विविध ग्रंथों का एक संग्रह है।
जातक कथाएं नैतिक आख्यान है, ठीक है, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों में अर्जित गुणों व ज्ञान को प्रदर्शित करती है, जिसकी परिणति सिद्धार्थ गौतम और उनके अंतिम पूर्व जन्म से है। ये कहानियाँ बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग नैतिक पाठ और सिद्धांतों को सिखाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, सुदपिटक और उद्दक निकाय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है और किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंबिसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मेगस्थनीज जो था वो 302 AD ईस्वी में भारत ईसा पूर्व में आया था, मतलब BC में आया था, ठीक है, 302 BC में भारत आया था और वो सेल्यूकियस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक राजदूत के रूप में उसकी भूमिका हेलेनिस्टिक राज्यों और मौर्यों के बीच राजनीतिक संबंध को लेकर थी। इसकी बुक का नाम भी है एक इंडिका नामक, इसके द्वारा बुक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक सूची दी गई है यात्रियों की और उनके राजवंश की इस दौरान आए थे। तो एक है फाहियान, एक है हेनसवांग, अगला दिया गया है यहाँ पे अल मसूदी और इबन बतूता, ठीक है। आपको यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो जो फाहियान है वो किसके समय आया था? फाहियान आया था गुप्त वंश में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। जो हेनसवांग है वो वर्धमान वंश के समय आया था। किसके समय आया था? वर्धन वंश में हर्ष के समय आया था, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है यदि अल मसूदी, तो अल मसूदी जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय आया था। और डी नंबर पे इबन बतूता जो है तुगलक वंश के समय आया था। तो आपका क्रम बनेगा 1 2 4 3। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फाहियान जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा बौद्ध तीर्थस्थल यात्रा करके बौद्ध धर्म का अध्ययन पर केंद्रित थी। हेनसांग जो था एक और चीनी यात्री जो बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने वर्धन वंश के समय यात्रा की थी, जो 7वीं शताब्दी में हर्ष के समय आया था। वह उस समय भारतीय समाज और धर्म संस्कृति के विवरणों के लिए प्रसिद्ध था। अल मसूदी जो था एक अरब इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था, जो 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान आया था। उसने अपने कार्यों में भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में लिखा है, जिसे मरूज अल दहाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मरूज अल दहाब किसकी रचना है? तो मरूज अल दहाब जो है वो किसकी रचना है? वो है अल मसूदी की रचना है। और इबन बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, विद्वान था। इबन बतूता ने 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के समय MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो आया था। और उसके वृत्तांतों में इसकी रचना का नाम क्या है? रहला बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न बोला गया है कि आपसे कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख लिखा है, एक तरफ उसका काल लिखा गया है। जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, रुद्रदामन जूनागढ़ 2री शताब्दी, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति 7वीं ईसा पूर्व। तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे खारवेल का जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, ठीक है, वह हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के काल का है। ने लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इसे विशेष रूप से लगभग 200 से 150 ईसा पूर्व में लिखा था। तो ये कब का है? ये है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा 150 ईस्वी में निर्मित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण भी इसने करवाया था, ठीक है, जीर्णोद्धार उसका करवाया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान 360 ईस्वी में रचित एक शिलालेख है, मतलब 4वीं शताब्दी का है, 4वीं शताब्दी का। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति शिलालेख, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति के द्वारा। और ये कब का है? 634, मतलब 7वीं ईसा पूर्व का है, 7वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पे एहोल द्वितीय जो था इसका 7वीं शताब्दी सही है। चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी सही है। रुद्रदामन का जूनागढ़ 2री शताब्दी ये भी सही है, तो तीनों सही है। खारवेल का हाथी गुम्फा जो 5वीं शताब्दी का नहीं है बल्कि कब का है? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ए। फिर यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें एक तरफ हड़प्पा के स्थल और उनकी किस नदी के किनारे था। तो यदि देखा जाए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर था, ठीक है, और चौंद्रुड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर था। कालीबंगा जो था वो किस नदी के तट पर है? वो घग्गर नदी के तट पर है। और धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के तट पर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 1 3 4। फिर यहाँ पे देखें
तो हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। ये पंजाब में अवस्थित है। ठीक है। मानव शरीर की रचना बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ से मिली है, नगार मिला है और बैलगाड़ी मिली है। चौंद्रो जो है वो MC मजुमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया था। यह सिंधु नदी के तट पर है। मोती बनाने वाली दुकान और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान भी चौंदड़ों से मिले हैं। कालीबंगा जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में खोजा गया था। ठीक है। और ये घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है। यहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ मिली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिलती है? तो कालीबंगा से मिली है। यहाँ पे लकड़ी का हल भी मिला है और ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है। धोलावीरा जो है वो RS विष्ट के द्वारा 1985 में खोजा गया था। इसमें कच्छ के रण और लूली नदी में स्थित है। ये जल सिंचन प्रणाली यहाँ से प्राप्त होती है और जल भंडारण की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अगला कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? तो पहला है नृत्य करती महिला और कांस्य की प्रतिमाएं, मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियाँ, पशुपति शिव की मोहर और दफनाए गए मृतबाण। तो नृत्य करती महिला की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिलती है, मातृ देवी की मिट्टी की आकृति भी मिलती है, पशुपति शिव की मोहर भी मिलती है, लेकिन दफनाए गए मृतबाण यहाँ से प्राप्त नहीं होते। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दफनाए गए मृतबाण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं आपको सूरकोटदा से। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या भीष्म पुराण? तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, भगवत गीता महाभारत की किस भाग से ली गई है? शांति पर्व से, आदि पर्व से, भीष्म पर्व से और कर्ण पर्व से? तो भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है वो भीष्म पर्व से लिया गया है। भगवत गीता जो है वो 700 श्लोकों वाला एक हिंदू ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। इसे विशेष रूप से महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रसिद्ध दशराग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषनी, जिसे अभी फिलहाल में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी के तट पर ये लड़ा गया था। ये किसके बीच हुआ था? तो राजा सुदास के नेतृत्व में। राजा था एक तरफ सुदास जो था वो भरत जनजाति का था। इसके साथ 10 अन्य जाति के गठबंधन वालों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो भारत के पंजाब में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और भारतीय साहित्य में अनेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए भी ये स्थल जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? तो पहला है महाभिनिष्क्रमण, उसके सामने लिखा है प्रथम उपदेश। दूसरा है निर्वाण, उसके सामने लिखा है बुद्ध का ज्ञानोदय। तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, उसके सामने लिखा है उनके भौतिक अस्तित्व का अंत हो जाना। और चौथा है महापरिनिर्वाण यानी ग्रह त्याग। तो जो महानिवेशक्रमण है वो किससे संबंधित है? जो पहला है वो है गृह त्याग से संबंधित, क्योंकि ये महाविनिवेशक्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में जो भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा अपने घर को त्याग दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का गृह त्याग। तो ये पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि बात की जाए निर्वाण की, तो इसका संबंध जो है वो बुद्ध के ज्ञानोदय से है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है। तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, इसका संबंध धर्मचक्र प्रवर्तन का किससे है? ये प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जहाँ पे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के बारे में भी बताया था। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्ध के निधन से संबंधित है, यानी उनके भौतिक अस्तित्व के अंत से। तो ये आपका हो जाएगा ये। तो इसमें एक ही सुमेलित है, ऑप्शन केवल 2, ये सही हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति और उनकी घटना स्थान को आपको मिलाना है। यदि बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति की, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये राजगीर में हुई थी, तो एक आ जाएगा आपका 2। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, तो इसका आ जाएगा 3। सी नंबर पर तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वैशाली में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आएगा 2, 3, 1, 4। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। ठीक है। यदि देखा जाए प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, तो ये 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ये कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, बिहार में। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इनके संरक्षक था अजातशत्रु, जो राजा था वो अजातशत्रु के समय में थी। और परिणाम क्या होता है कि विनय पिटक और सुध पिटक के यहाँ पे संकलन हो गया था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये हुई थी वैशाली या बिहार में ही हुई थी। इसका अध्यक्ष जो था वो था सप्कामी, और ये कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित शासक है। इसमें स्थिरवादियों और महासांघिकों का उदय हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जो हुई थी मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में। ये अशोक के मौर्य साम्राज्य में हुई थी और इसमें अधिधम्म पिटक यानी तीसरा जो पिटक है उसके समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। ये हुई थी वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में, जिसका संरक्षक था कनिष्क या कुषाण वंश का शासक था और इसमें महाविभाषा शास्त्र हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को हर तरीके से स्थान के संदर्भ में पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। अध्यक्ष के संबंध में प्रथम का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरे का था सप्कामी, तीसरे का था मोगलीपुत्र तीसरे और चौथे का था वसुमित्र। महाकश्यप, सप्कामी, मोगलीपुत्र तीसरे और वसुमित्र। इसके राजाओं के संदर्भ में तो पहली हुई थी अजातशत्रु के समय, द्वितीय हुई थी अकाल अशोक के समय, तीसरी हुई थी अशोक के समय और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। इस प्रकार हर एंगल से आपको इसको तैयार करना है। इसी साथ में जो विनय पिटक और जो शुद्ध पिटक है वो पहली बौद्ध संगीति में हुआ था, जबकि जो अधिधम्म पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। हीनयान महायान चौथी बौद्ध संगीति में बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। मिलिंद पन्नो मोगलीपुत्र तीसरो नागसेन के बीच संवाद है और महाविशास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया है। तो यदि बात की जाए शुद्ध पिटक की, तो शुद्ध पिटक जो है वो उपदेशों का संकलन था। विनय पिटक जो है वो धर्म मठवासी नियम कायदे से संबंधित था। तो ये दोनों कथन यहाँ से गलत हो जाएंगे। तीसरा था मिलिंद पन्नो मोगलीपुत्र तीसरो नागसेन के बीच एक संवाद था। तो ये कथन भी अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि मिलिंद पन्नो जो है वो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद है। तो यहाँ पे कौन आएगा? राजा मिलिंद। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा है महाविशास्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। तो ये कथन अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है पद्मपाणि, मैत्रेयी, अमिताभ और वज्रपाणि। यदि बात की जाए पद्मपाणि की, तो पद्मपाणि किसे माना जाता है? तो पद्मपाणि थे अवलोकितेश्वर, यानी अवलोकितेश्वर कहा जाता है इन्हें, ईश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है और ये करुणा बोधिसत्व है, मतलब दया के बोधिसत्व है। दूसरा यदि ऑप्शन देखा जाए तो वो है मैत्रेयी। मैत्रेयी जो है वो भविष्य का बुद्ध है। जो यदि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भविष्य का बुद्ध कौन है, तो भविष्य का बुद्ध जो है वो मैत्रेयी है। यहाँ पे एक वज्रपाणि है। वज्रपाणि कौन है? तो बोधिसत्व जो सभी बुद्ध की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अमिताभ जो है वो स्वर्ग के बोधिसत्व हैं, शुद्ध भूमि से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पद्मपाणि का संबंध किससे है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर यानी करुणा के। दूसरा है मैत्रेयी। मैत्रेयी जो है वो भविष्य के बुद्ध हैं। तीसरा है वज्रपाणि जो शक्ति से संबंधित है। और अमिताभ जो है वो स्वर्ग के बुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विश्वविद्यालय और उनके संस्थापक। ठीक है, तो पहला है नालंदा, विक्रमशिला, जगदल और लंबी। तो उसमें आपको बताना है कि कोट को सही रूप से मिलाना है। तो यदि यहाँ पे हम देखें नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? ये भारत का सबसे प्राचीन शिक्षक अग्रणी संस्थान है और इसका संबंध जो है वो कुमारगुप्त से है। ठीक है, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा 7वीं सेंचुरी में की गई थी। ठीक है, तो ये कथन हो जाएगा इसका। आगे देखें तो वल्लभी विश्वविद्यालय या जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना पाल राजा रामपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 11वीं सेंचुरी का है। तो यहाँ पे जगदल विश्वविद्यालय रामपाल के द्वारा की गई थी और ये कहाँ पे? ये बंगाल में, बांग्लादेश में फ़िलहाल में। और वल्लभी जो है वो गुजरात में है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी मैत्रक वंश के राजा भट्टारक के द्वारा। तो ये मैत्रक वंश का शासक था। तो देखा जाए तो क्या क्रम बनेगा? ए का आएगा 4, बी का आएगा 1, सी का आएगा 2 और डी का आएगा 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, महावीर, या ऑप्शन ए और बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि अंतिम तीर्थंकर जो महावीर थे वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उनका ऋषभ को नारायण का अवतार भी कहा गया है। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरिष्टनेमी के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। अंतिम 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर थे, ये अंतिम थे।
तो इसके बाद की बात है, महावीर जो थे इसके बाद के तो आएंगे ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? पहला है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और गृहस्थ। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ नहीं है, क्योंकि क्या क्या है, अहिंसा तो है, अस्तेय भी है, अपरिग्रह भी है, और एक आ जाएगा आपका सत्य आ जाएगा, और महावीर के द्वारा जो जोड़ा गया था अंतिम पांचवा ब्रह्मचर्य कहा जाता है उसे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भगवान महावीर से संबंधित है कि महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था। तो ये कथन सही है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावा में दिया था। तो ये कथन भी सही है। महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति में भाग लिया था। तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो महावीर के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि यहाँ पर कौन था, स्थूलभद्र जो था उसने किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया, इसको हमने ऊपर देखा, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आजीविक संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म, क्योंकि जो अनेकांतवाद है वो एक प्रकार से क्या है कि समतामूलक धारणा है, जिसके अध्ययन के अनुसार कोई भी वस्तु एक साथ स्थायी होने के साथ ही परिवर्तन से गुजरती है, जो निरंतर अपरिहार्य है। ठीक है, ये इसका मतलब था। और शादवाद मतलब कि हर चीज़ में क्या होना चाहिए, एक प्रकार से हो सकता है, जिसके अनुसार सभी निर्णय सशर्त होते हैं, जो केवल कुछ परिस्थितियों या इंद्रियों में ही होते हैं, जिन्हें स्यात् कहा जाता है। तो अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक साथ स्थायी होने के साथ ही परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर है और अपरिहार्य है। ठीक है, तो शादवाद और अनेकांतवाद दोनों ही जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए? ग्रीक, अरेमाइक, खरोष्टी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त। क्योंकि जो अशोक की शिलालेख है, जो जैसे कि यदि भारत का मैप बनाया जाए, ये मैप है कभी, तो जो मध्य और पूर्व के जो थे ये लिखे गए थे ब्राह्मी में। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम वाला था ये लिखे गए थे खरोष्टी में, और इसके आगे जो लिखे गए थे वो थे ग्रीक में और अरेमाइक में लिखे गए थे। ठीक है, अधिकांश जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अशोक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को चुनना है। अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। दूसरा है, अशोक के प्रमुख अभिलेख 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए पहले स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अशोक का कार्य जो था कि जिस समय राजा था वो था 268 BC से 232 BC के बीच वो राजा था। तो ये दूसरी शताब्दी की बात है, तो ये गलत हो जाएगा। और अशोक के प्रमुख शिला अभिलेख जो है 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये कथन अपने आप में सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्रशासनिक इकाई के प्रभारी के लिए, कृषि के पर्यवेक्षण के लिए, बूचड़खाने के मुखिया के लिए, या फिर मुख्य कोषागार अधिकारी के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी के प्रभारी के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ग्राम प्रशासन ग्रामीणी के हाथों में था, उसके वरिष्ठ को गोप कहते थे, मतलब ग्रामीणी के जो ऊपर हेड होता था उसको कहते थे गोप। ठीक है, जो 10 से 15 गाँवों का प्रभारी होता था। तो गोप कौन था? जो 10 से 15 गाँवों का प्रभारी होता था मौर्य काल में। अर्थशास्त्र एक विस्तृत प्रशासनिक संरचना का सुझाव देती थी। ग्रामीण इलाके की अपनी चर्चा में कौटिल्य ने सिफारिश की कि राजा को 800 गाँव वाली इकाई का प्रशासन देना चाहिए, स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करना चाहिए, 400 गाँवों से मिलकर एक प्रमुख द्रोणमुख बनाया जाना चाहिए, 200 गाँवों में करवटिक होना चाहिए और 10 गाँवों को संग्रहण बनता है। ये प्रशासनिक प्रभाग स्थानिक और गोपों को निर्देशन देते थे। तो इन प्रशासनिक इकाइयों में 800 गाँव वाले को स्थानीय, 400 वाले को द्रोणमुख, 200 वाले को करवटिक और 100 वाले को संग्रहण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग से संबंधित था? ठीक है, तो एक है दीवाने रिसालत, एक है दीवाने अर्ज, एक है दीवाने इंशा और एक है दीवाने कोही। तो जो दीवाने अर्ज जो था वो था एक प्रकार से सैन्य विभाग था। ठीक है, जो दीवाने रिसालत था वो था विदेश विभाग, मतलब विदेश मंत्रालय से संबंधित विभाग। एक था दीवाने कोही जो था वो कृषि विभाग था। ठीक है, और दीवाने इंशा जो है वो पत्राचार से संबंधित विभाग था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? 40 तुर्क वाला, गुलाम अमीर, पोलो का खेल, तांबे के सिक्के।
तो चहलगानी को बोलते थे 40 तुर्क वाला गुलाम अमीर। ये किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था और अपना दावा जताने के लिए रजिया को अपने भाइयों के साथ शक्तिशाली तुर्की कुलीनों के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, 40 तुर्क दलों का जो अमीर का एक परिषद होती थी जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला था बलबन। ठीक है, तो राजशाही तुर्क और सरदारों के बीच संघर्ष तब तक जारी रहा था जब तक कि एक सरदार उलुग खान का शासन नहीं आया। उलुग खान ने बलबन की उपाधि से शासन किया था, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था उलुग खान। ठीक है, इसके द्वारा जो हमने ऊपर देखा भी, दीवाने अर्ज जो है वो किसने बनवाया था? जो दीवाने अर्ज जो है वो बनवाया था किसके द्वारा? दीवाने अर्ज का जो गठन किया गया था वो किया था बलबन ने। ठीक है, एक सैन्य विभाग बनवाया था और इसके द्वारा गंगा जमुना दोआब और अवध के मेवाती राजपूत जमींदार और डकैतियों के खिलाफ रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। दोआब कटिहार जो रोहिलखंड का एरिया है उसने जंगलों को साफ करवाया और विद्रोही ग्रामीणों को नष्ट किया, गुलाम भी बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद रूप में देने वाला प्रथम सुल्तान था। दूसरा, उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की जिसे दाग प्रथा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर 1316 तक ईस्वी तक था। ठीक है, और जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, जो उसका चाचा था, उसकी हत्या कर दी थी। उसने अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक स्थायी सेना भी रखी, क्योंकि उसके समय मंगोल आक्रमण की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उसकी रक्षा किसके लिए? मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए उसने स्थायी सेना बनाई थी। ठीक है, वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला पहला सुल्तान था, इसलिए पहला कथन सही है। उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार बनवाए थे। एक था अनाज बाजार, एक था वस्त्र बाजार। वस्त्र बाजार को क्या कहते थे? वस्त्र बाजार को कहते थे सराय अदल। ठीक है, ये वस्त्र बाजार को कहा जाता था। और घोड़ों के दासों के लिए भी बाजार था। कार्यवाहन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अधीक्षक, जिसको बोलते थे शहनाए मंडी कहते थे, जो खुफिया अधिकारी होता था, तो उसके द्वारा यहाँ पे एक शराय अदल नामक अधिकारी होता था जो खुफिया जानकारी रखता था अपने पास में। और उसने सशस्त्र बलों की विनियमित हाजिरी पर भी जोर दिया और घोड़े को दागने की प्रथा पर भी जोर दिया, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को रोहमा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाल वंश को। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, 1750 ईस्वी में की थी। पाल वंश 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। इनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा थी। पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक। इसे सम्राटों के नाम से जोड़ा गया है, जिसे इस साम्राज्य के वंश की जानकारी मिलती है। पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। तो पाल वंश का जो धर्म था वो क्या था? पाल वंश का जो धर्म था वो था महायान धर्म। ठीक है, सुलेमान ने 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत का दौरा किया, जिस पर उसने एक कृति का लेखन किया। उसने कृति में पाल साम्राज्य को रोमा धर्म कहा। ठीक है, यह भी कहा कि पाल साम्राज्य अपने पड़ोसी प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर युद्ध करते थे, क्योंकि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल शासन जो था इन्हें कन्नौज के जो त्रिकूट युद्ध में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वंश के शासकों ने विभिन्न महाविहार, स्तूप और चैत्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है निज़ामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी, चिश्ती या कदरिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिश्ती सिलसिले के। यदि बात की जाए चिश्ती सिलसिले की तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा की गई थी। इसने अस्तित्व की एकता के सिद्धांत को स्वीकार किया तथा शांतिवादी था। इस जो सिलसिला था वो, इसने सभी भौतिक वस्तुओं और ईश्वर के चिंतन से भटकाव के विकर्षण के साधन के रूप में खारिज कर दिया और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंधों से दूरी बनाए रखने पर भी इसने जोर दिया। इसने ईश्वर के नाम को जोर से बोलकर मौन रहकर अपने दोनों द्वारा चिश्ती सिलसिले की आधारशिला स्थापित करी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर
निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग जैसे चिश्ती सिलसिलों को भी इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय कन्नौज पर अधिकार करना था। ये कथन सही है। और कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी, उसके व्यापार, कृषि से संबद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। तो ये कथन भी अपने आप में सही है। दोनों कथन सही और व्याख्या भी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो हर्ष था, हर्ष के शासन के बाद क्या हो रहा था कि जो कन्नौज था वो शक्ति का एक केंद्र बनकर उभर चुका था और इसकी संसाधन संपन्नता काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इसके लिए युद्ध हुए थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें लिखा गया है, उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना। दूसरा स्टेटमेंट है कि बौद्ध धर्म के दर्शन का विरोध किया। तीसरा है, ब्रह्मसूत्र भाष्य ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी लिखी और वह हमारे आसपास की दुनिया को ब्रह्म या माया मानते थे। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो जो आदि शंकराचार्य है वो अद्वैत मठों में से एक के स्थल है श्रृंगेरी जो है वो। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 1788 को केरल के कोच्चि के कलाड़ी में हुआ था। वह अद्वैत और व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, अंतिम वास्तविकता जो थी वो किसकी होनी थी, सर्वोच्च ईश्वर की होनी थी। वह शिव के भक्त थे। उन्होंने वैदिक सिद्धांत पर संस्कृत में कई टिप्पणियाँ भी। ठीक है, तो श्रृंगेरी जो है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित अद्वैत मठों में से एक है। आदि शंकराचार्य केरल से थे। अद्वैत, व्यक्तिगत आत्मा, सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के समर्थक थे। वो शिव के भक्त थे। उन्होंने वैदिक सिद्धांत में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियाँ भी लिखी। ठीक है, आगे बताया गया कि वह बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागने और ज्ञान मार्ग अपनाने की शिक्षा दी और उनका मानना था कि संसार एक भ्रम है। उनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो इनके प्रमुख कार्य थे ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है, भज गोविंद स्तोत्र, निर्वाण षटकम और प्रकरण ग्रंथम। तो आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्र भाष्य किसकी रचना है, भज गोविंद स्तोत्र किसकी रचना है, निर्वाण षटकम किसकी रचना है या प्रकरण ग्रंथ किसका प्रमुख कार्य है। तो ये चारों कार्य किसके हैं, ये है शंकराचार्य के। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ये विशिष्ट अद्वैत मत नहीं है बल्कि एक प्रकार से मत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है। पहला है, वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी रक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने पर सहमत हुए। दूसरा, प्रशासन में रईसों के योगदान के लिए सुल्तान द्वारा दी जाने वाली औपचारिक उपाधि, व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का सिक्का या मुसलमानों के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक त्यौहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी रक्षा के लिए जजिया नामक कर देने पर सहमत हो गए। अगला प्रश्न है, साम्राज्य और उनका कौन सा वंश है, इससे संबंधित है। तो बरार, बीजापुर, अहमदपुर और अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, ये चार हैं। सबसे पहले है बरार। बरार किससे संबंधित है, तो बरार जो है वो इमाद शाही वंश है। जो अहमदनगर है वो आदिल शाही वंश से, अहमदनगर जो है वो निजाम शाही से संबंधित है। तो सी का जाएगा 4, ए का 2, बी का आएगा बीजापुर जो है वो किससे संबंधित है, बीजापुर जो है वो आदिल शाही से संबंधित है, तो बी का 3, सी जो है अहमदनगर वो निजाम शाही से संबंधित है और गोलकुंडा जो है वो कुतुब शाही से संबंधित है। तो क्रम बनेगा 2, 3, 4, 1। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके अलावा एक और बीदर भी था और बीदर का संबंध किससे था, बरीद शाही से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरीद शाही। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। राजराज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि राजा करिकाल ने पोहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण भी करवाया। तो राजराज चोल जो है वो चोल वंश का संस्थापक नहीं है, बल्कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, वो था विजयालय। ठीक है, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, तो ये गलत हो जाएगा। राजा करिकाल ने पोहार की स्थापना की थी, तो ये कथन अपने आप में सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अब जो चोल थे वो तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर इन्होंने शासन किया था, ये यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय था, जैसा कि अभी बताया गया है, विजयालय था इसका संस्थापक। ठीक है,
उसके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा, यहाँ पे कावेरी नदी निकलती है, उसका डेल्टा है। इसके बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी उरैयूर थी और पुहार या कावेरी पट्टनम एक वैकल्पिक शाही निवास या बंदरगाह था। तो उनकी राजधानी का नाम क्या था? उरैयूर। ये क्या थी? ये एक सूती वस्त्र का व्यापारिक केंद्र भी थी उरैयूर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यदि बात की जाए चोल साम्राज्य की, तो उनका राजकीय प्रतीक क्या है? इसका राजकीय प्रतीक है वाघ। चोलों ने कुशल नौसेना का निर्माण किया था। राजा करिकाल जो था वो संगम चोलों के लिए प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, कई संगम कविताओं में बेनी के युद्ध का उल्लेख है, जहां उसने चेरों, पांड्यों और 11 छोटे सरदारों के संघों को भी हराया था। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पंपा, पोन्ना और रन्ना कौन थे? तो पंपा, पोन्ना और रन्ना बहुत ही फेमस कन्नड़ काव्य के 3 रत्न हैं। ठीक है, और जो कन्नड़ काव्य के 3 रत्न हैं, ये जैन धर्म से प्रभावित थे और इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे विषयों का लेखन किया। तो सबसे पहले ये जैन धर्म से प्रभावित थे और इनके द्वारा रामायण और महाभारत का भी, ठीक है, साहित्यिक लेखन किया गया। हालांकि तमिल से छोटी लेकिन कन्नड़ भी एक साहित्य भाषा बन गई। राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल शासकों ने कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु को भी संरक्षण दिया। तो कन्नड़ काव्य के 3 रत्न हैं पंपा, पोन्ना और रन्ना। दिल्ली सल्तनत काल में इक्ताधारकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इक्ताधारकों को क्या कहते थे? तो मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो एकता व्यवस्था होती थी उसमें क्या होता था कि जो सैन्य अधिकारी होते थे उनको क्या होता था, उनको वेतन के रूप में भूमि सौंप दी जाती थी और ये भूमि जो होती थी एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखने की मदद मिलती थी, क्योंकि ये जो सैन्य अधिकारी था इसको इस क्षेत्र पर नियंत्रण था, वह यहाँ से राजस्व का कलेक्शन करता था। ठीक है, और इसको किसे बांटता था? राजा के साथ इसको बांटता था, मतलब इसका कुछ भाग ये अधिकारी रखता था, कुछ भाग राजा रखता था। ठीक है, जब तुर्कों ने देश पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने एकता नामक कई क्षेत्रों में विभाजित किया और तुर्की सरदारों से बीच विभाजित हो गया। एकताधारकों को मुक्ति या बलि कहा जाता था। तो एकताधारक को मुक्ति या बलि कहते थे और ये क्षेत्र ही बाद में प्रांतीय सूबे में परिवर्तित हो गया। निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था? तो किताबुल हिंद का लेखक का नाम क्या है? अल बरूनी है। ठीक है, यहाँ पे इब्न बतूता जो है वो रहेला नामक बुक लिखी है इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अफगान वंश था, पहला सूर्यवंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या सैयद वंश? तो पहला अफगान वंश जो था वो था लोधी वंश। और लोधी वंश के समाप्त होने के बाद जब हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी शासन बना तो सूर्यवंश की स्थापना हुई, इसे सेकंड अफगान वंश कहा जाता है। ठीक है, लोधी वंश जो था वो 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासक वंश था। पानीपत के युद्ध के फलस्वरूप लोधी वंश का शासन समाप्त किया, जिसको बाबर ने हरा दिया। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और 1192 में सेकंड युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलगामा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो तुलगामा प्रणाली की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। तो भारत में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में युद्ध की तुलगामा प्रणाली की शुरुआत की थी। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई की थी उसने। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दौलत खान लोदी, आलम खान, ठीक है, इब्राहिम लोदी का चाचा, और मेवाड़ के राजा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। बाबर के द्वारा शुरू की गई युद्ध प्रणाली तुलगुम और रवाह थी। तुलगुम का अर्थ होता था संपूर्ण सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना, अर्थात वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यपंथी। इसमें वामपंथी दक्षिणपंथी को आगे, फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में विभाजित किया जाता था, जिसके माध्यम से एक छोटी सेना का इस्तेमाल करके दुश्मन को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जाता था। यदि आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें भी इसी प्रकार से युद्ध रणनीति का प्रयोग देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद मध्यपंथियों को गाड़ियाँ प्रदान की जाती थी, जिसमें दुश्मन के सामने पंक्तियों में रखा जाता था और जानवरों की खाल से बनी रस्सियों के एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता था। ये बारूद आग्नेयास्त्र फील्ड आर्टिलरी से शुरुआत में लड़ाई लड़ते थे। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ये लड़ाई निर्णायक रूप से साबित हो गई और भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर बना। अगला प्रश्न है मुगल स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अकबर ने बहते पानी फव्वारों के साथ उद्यान के निर्माण में 4 बाग शैली स्थापित की। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शैली से निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। तो बाबर ने 4 बाग शैली की शुरुआत की और इसमें पानी और फव्वारों के साथ बगीचों का भी निर्माण किया। पवित्र कुरान एक बगीचे को स्वर्ग के प्रतीक के रूप में चित्रित करता है, तो इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से स्थापना की थी। इस्लामी मान्यता ये भी कहती है कि स्वर्ग में 4 नदियाँ हैं, एक पानी की, एक दूध की, एक शराब की और एक शहद की।
इस अवधारणा ने उद्यान की डिजाइन की चारबाग शैली के विकास को प्रेरित किया। शायद यही वर्णन है जिसने बाबर को बाग-ए-वफा का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, जिसका मोटे तौर पर चारबाग शैली में वफादारी का बगीचा भी कहा जाता है। रामबाग वर्तमान में भारत का पहला मुगल गार्डन है, जिसमें ढाल वाले इलाके में 8 छतों का भी निर्माण देखने को मिलता है। तो ये कथन सही है, इसलिए बी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला है जमाली मस्जिद और किसके द्वारा ये निर्मित है, मतलब ऐसा। तो जमाली मस्जिद जो है वो हुमायूं के द्वारा निर्मित है, तो ये इसका आ जाएगा 2। काबुली बाग मस्जिद निर्मित है बाबर के द्वारा। मरियम उज़ ज़मानी जो है वो किसके द्वारा है, वो निर्मित है अकबर के द्वारा। और परी महल बनाया था दारा शिकोह ने। तो इसका सही क्रम क्या होगा, जमाली मस्जिद हुमायूं नंबर 2, काबुली मस्जिद बाबर नंबर 1, मरियम उज़ ज़मानी मस्जिद जो है वो अकबर के द्वारा तो नंबर 4, और परी महल जो है वो दारा शिकोह, तो इसका हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 इसका सही क्रम होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला ऑप्शन है फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी। तो शेर खान मतलब शेरशाह सूरी की यहाँ पे बातचीत चल रही है। इसकी उपाधि दी थी बहार खान लोहानी ने दी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख शक्ति के निर्माण को खतरे के रूप में देखा और उसने गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद किया। हरगोविंद सिंह ने अपने पिता अर्जुन के निर्देशनों का पालन करते हुए एक शक्तिशाली सिख सेना की स्थापना की और सिख धर्म को एक सैन्य रूप में प्रदान किया था। फिर आगे उसने मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश को मार दिया। इस दिन को मनाने ग्वालियर किले से रिहा होने के बाद छठे सिख गुरु हरगोविंद के अमृतसर आगमन को चिन्हित करते हुए दिवाली के एक दिन बाद बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। और दूसरा है गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो यदि गुरु तेग बहादुर की बात की जाए तो गुरु तेग बहादुर जो थे इनका काल था 1621 से 1675 का, ठीक है। और इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। तो आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, गुरु तेग बहादुर ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में गोविंद सिंह के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो आपका पहला विकल्प यहाँ से गलत हो जाएगा। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन था। गुरु नानक देव का समय काल 1469 से लेकर 1539, ये अकबर के समकालीन नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।